हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 41। धीरे धीरे करते हुए 40 क्लासेस कंप्लीट हो गई। आई थिंक आप लोगों ने कुछ हद तक तो ये क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि 40 की 40 तो नहीं की होगी, कोई स्टूडेंट होगा जिसने 40 की 40 पूरी की होंगी, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन आपकी इसके अकॉर्डिंग ठीक चल रही होनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपको डाउट आ रहे हैं या कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप क्लास 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, बीच में स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, अब प्रैक्टिस भी हो रही है, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है। कॉन्सेप्ट को पहले सीख चुके हैं, डीपली अच्छे से समझा है पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उस क्वेश्चन में वो समझा है अच्छे से। अब चीज़ें क्या है उस तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ प्रैक्टिस भी चल रही है और कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो रही है, और कोई नई चीज़ें हर क्लास में हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ व्हीट एनेबल्स अ हाउसवाइफ टू बाय 6 kg मोर फॉर ₹2720। क्या होता है, 15% प्राइस गिर जाता है व्हीट का। उससे क्या होता है कि 6 किलो ज्यादा एक हाउसवाइफ 6 किलो ज्यादा खरीद पाती है व्हीट को। कितने रुपए में? 2720 रुपीज में। पूछ रहा है रिड्यूस प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी। रिड्यूस प्राइस बता दो। प्राइस का क्या हुआ है हमारे साथ यहाँ पे? 15% का रिडक्शन हुआ है। 15% मतलब क्या होता है? 15/100, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3/20, यानी कि प्राइस 20 से 17 हो गया। ये ऊपर वाला रिड्यूस प्राइस होता है, ये ओरिजिनल प्राइस होता है, ये आपको बता चुका हूं पहले ही मैं। ठीक है, जब आप सेम अमाउंट पे करते हो तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये 17 से 20 हो जाएगा। अमाउंट कितना खर्च कर रहे हो आप? इस केस में भी 2720 खर्च कर रहे हो और इस केस में भी 2720 खर्च कर रहे हो। सही है। अब बोल रहा है कि उन्होंने 6 किलो ज्यादा खरीद लिया। देखो क्वांटिटी 17 से 20 खरीदी, तो कितनी यूनिट ज्यादा खरीदी है? 3 यूनिट ज्यादा खरीदी है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 किलो ज्यादा खरीदी है। 3 यूनिट की वैल्यू हमें 6 किलो दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 किलो। तो यानी कि 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 2 कर देंगे, 40। तो क्वांटिटी उन्होंने खरीदी है 40 kg, अमाउंट इतना है, ये निकल जाएगा रिड्यूस प्राइस। अगर आप अमाउंट से क्वांटिटी डिवाइड कर दोगे तो रिड्यूस प्राइस आ जाएगा। तो यानी कि 2720 को अगर आप 40 से डिवाइड कर देते हो तो आपका रिड्यूस प्राइस आ जाएगा। ये रिड्यूस प्राइस है। क्यों रिड्यूस प्राइस आएगा? क्योंकि इधर वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये रिड्यूस प्राइस दे रहा है। अगर इधर वाली कैलकुलेशन करते तो ओरिजिनल प्राइस आ जाता। ठीक है, तो जो आपसे पूछा है आप उस तरफ की कैलकुलेशन करोगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 6 24, 3 बचा 32, 4 8 32, 68 आंसर आ गया। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 3 years अगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर टू द सन 8:3 दे रखा है, 3 साल पहले। आफ्टर 4 years देयर एज विल बी 11:5। ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, और ये पास्ट की बात कर रहा है। एक 3 साल पहले की बात कर रहा है। यहां पर बात कर रहा है कि उनका रेशियो 8:3 था। यहां पे कितना गैप है? 3 साल पहले का। फिर बोल रहा है आफ्टर 4 years देयर एज विल बी, प्रेजेंट से 4 ईयर की बात कर रहा है, तो यहां से यहां का गैप कितना है? 4 साल का गैप है। तो फ्यूचर में एज बोल रहा है, उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 11:5। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों रेशियो में जो डिफरेंस है वो एक बार देखना होता है। यहां पे कितना डिफरेंस है? 5 का। यहां पे कितना डिफरेंस है? 6 का। तो इनको इक्वल करने के लिए आप इस वाली रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, इस वाली रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। इसको 6 से करेंगे 6 8 48, 6 18। यहां पे कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इन दोनों के बीच में 5 का गैप है। 11 पंजे 55, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब देखो कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे 7 का गैप आ रहा है और यहाँ पे भी 7 का गैप आ रहा है। और क्वेश्चन में भी कितना दिया हुआ है? 7 का गैप ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये उनकी ओरिजिनल एज समझ में आ गई, पास्ट में जो थी। अब उसके 3 साल पहले की बात बता रहा था, पूछ रहा है प्रेजेंट एज कितनी है फादर की। तो प्रेजेंट में आने के लिए 3 एज प्लस करना पड़ेगा। तो 48 में 3 प्लस कर दोगे 51, 18 में 3 प्लस कर दोगे 21। ये फादर की चल रही थी और ये सन की चल रही थी। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछा है 51, कहां दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सिंपल है। इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चन को। एजेस वाले क्वेश्चन हमेशा रेशो से किए जाते हैं, रेशो ही दिया हुआ होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी यही है।
एसएससी इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बस ये देखना है कि रेशियो के बीच में डिफरेंस कितना है, तो इक्वल कर लो, तो ये जो गैप जो है वो इक्वल हो जाता है आपका। तो आपको जो गैप दिया हुआ है और जो एक्चुअल में आपका रेशियो में गैप चल रहा है उसको इक्वेट करना होता है और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है पी एंड क्यू स्टार्ट अ शॉप विद अ कैपिटल ऑफ 1.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए। पी और क्यू ने एक शॉप स्टार्ट करी है, एक ने 1.5 लाख रुपए से और एक ने 4.5 लाख रुपए से। ठीक है, आफ्टर अ ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 P gets his share of profit plus some money that is not part of the profit as his salary। क्या होता है, एक साल के बाद ना जो 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, P उसमें से अपना शेयर तो लेता ही लेता है और P उसमें से अपनी सैलरी भी लेता है। P को टोटल मिल रहे हैं 70,000 रुपए। ठीक है, वट इज द सैलरी ही रिसीव्ड, उसको सैलरी कितनी मिली। अब देखो जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशो में प्रॉफिट डिवाइड होता है। इसका रेशो निकालो पहले तो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गई, 15 या 45, यानी कि 1:3 के रेशो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो प्रॉफिट का जो डिवीजन होगा 1:3 के रेशो में होगा। प्रॉफिट कितना है, 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट है। टोटल कितना है, 4, इसी रेशो में डिवाइड होना चाहिए। टोटल वैल्यू तो 4 में होंगी ना, तो 4 चौक 16, काट दो इसको, 40,000 आ गया, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 40,000 है। तो पी को 40,000 मिलने चाहिए और इसको 1,20,000 मिलने चाहिए। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में कि पी को 70,000 मिले हैं, तो यानी कि इसको जो 30,000 रुपए फालतू मिले हैं वो सैलरी होगी। भाई प्रॉफिट अगर इक्वली इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग शेयर होता तो ये आंसर आना चाहिए था कि पी को 40,000 मिले और क्यू को 1,20,000 मिले। लेकिन क्वेश्चन में बोला पी को 70,000 मिल गया। 70,000 कैसे मिले होंगे, उसको सैलरी मिली है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उसने सैलरी ली है। अब सैलरी कितने की ली है उसने, 40 उसको पहले ही प्रॉफिट शेयर मिल रहा था और 30,000 उसने सैलरी ली है, तो यानी कि 30,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ मैन बॉट टॉफीज एट 3 for a rupee। कितनी टॉफी लेता है, 3 टॉफी लेता है। कितने रुपीज में, 1 रुपये में। बोल रहा हाउ मेनी टॉफीज फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 50%। 50% का प्रॉफिट चाहिए उसे। तो अगर 1 रुपये पे 50% का प्रॉफिट लोगे तो यानी कि 50 पैसे हो जाएगा, तो यानी कि उसको 1.5 रुपये में बेचनी है। कितनी, 3 टॉफी ही बेचनी है। ठीक है, पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं वो 1.5 रुपये में 3 टॉफी बेच रहा है, तो एक टॉफी कितने में बेचेगा, 0.5 रुपीज में, यानी कि आधे रुपए में। 2 टॉफी कितने में बेचेगा, 1 रुपए में। आपसे यही पूछा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, 2 टॉफी बेचने वाला है वो। कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2। समझ में आया भाई, सिंपल सिंपल पूछ रहा है ना कि उसको 50% का प्रॉफिट चाहिए। भाई 1 रुपए की चीज खरीदी है उसने, अगर 50% का प्रॉफिट चाहिए होगा तो वो 1.5 रुपए में बेचेगा, क्योंकि 1 रुपए का 50% क्या होता है, आधा रुपया। आधा रुपया प्लस कर दिया, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस ये हो गया कितना, 3 टॉफी का प्राइस हो गया ये। तो 1.5 रुपए में वो 3 टॉफी बेच रहा है, तो पूछ रहा है 1 रुपए में कितना बेचेगा। 3 से डिवाइड करके देख लो, लेकिन ये देसी हिसाब से भी आप लोगों को आता होगा कि 1.5 रुपए में 3 बेच रहा है, तो 1 रुपए में 2 ही बेचेगा। ऑब्वियसली बात है, 50 पैसे की एक टॉफी बेचेगा। ठीक है, तो 1 रुपए में 2 टॉफी बेचेगा। वही पूछा था कितना टॉफी बेचेगा 1 रुपए में, 2 टॉफी बेचेगा, 2 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल सोल्ड फॉर 448। 832 में बेच रहा है एक बारी, एक 448 में बेच रहा है। इसमें लॉस हो रहा है उसको, इसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको। यहां पे बीच में कहीं सीपी होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब इस पे लॉस हो रहा है तो ये सीपी से कम में बिकेगा, इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो ये सीपी से ज्यादा में बिकेगा। ठीक है, बोल रहा है इक्वल हो रहा है। अब इन पूरे उसमें गैप कितने का है, 832 में 448 कितना गैप, 12, 4 गया, 12 फिर 4 गया, 8 बचा, 7 में 4 गया 3, 384 का गैप है यहाँ पे। 384 है, जब इक्वल है, इसका प्रॉफिट और इसका लॉस इक्वल है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होंगी वो भी इक्वल होगी। तो 384 का हाफ यहाँ पे होगा, 384 का हाफ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 384 का हाफ कितना होता है, 192। 192 देखो, अभी जो हमने ये बनाया है इसके अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है हमें कि उसने अगर 832 में बेचा होता तो भी उसको 192 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसने 448 में बेचा है तो भी उसको 192 का लॉस हो रहा है। यही क्वेश्चन बोल रहा था ना कि इक्वल लॉस हो रहा है, इक्वल प्रॉफिट हो रहा है। बोल रहा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेक 10% प्रॉफिट। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता चलेगा तभी तो हम सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे।
कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 832, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, माइनस कर दो सेलिंग प्राइस में से। अगर 832 में से आप 192 माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 0। 13, 9 और 4 13, 7 में से 1 गया 6, 640 आपका कॉस्ट प्राइस है। बोल रहा है आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए। इस पे अगर 10% का प्रॉफिट लगाते हो तो कितनी वैल्यू होती है, 64 प्लस कर दोगे भाई, 640 का 10% 64 होता है, ठीक है। 4, 6 और 4 10 और 6 और 1 7, 704 आ गया आपका आंसर। ये उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए अगर उसको 10% प्रॉफिट कमाना है तो। कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आसान है, बस स्टेटमेंट समझने वाली बात है कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है एन अलॉय कंटेन 40% सिल्वर, 30% कॉपर, 30% निकल। हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ द अलॉय so that the new alloy contain 50% of the silver। अब देखो इसको ना बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन पहले ना क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। बोल रहा है 25 kg है उसके पास, ठीक है, सिल्वर है एक में, इसी में कॉपर भी इसी में है और निकल भी इसी में है, ठीक है। अब 25 का 10% कितना होता है, 2.5 किलो। 2.5 किलो को 40% बनाने के लिए कितना हो जाएगा, 10 किलो सिल्वर होगा उसके पास, 7.5 किलो कॉपर होगा और 30% बनाने के लिए कितना हो जाएगा, 7.5 किलो ही उसके पास निकल होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कितना सिल्वर ऐड कर दें कि जो टोटल है 50% सिल्वर हो जाना चाहिए, यानी कि सिल्वर अकेला 50% अलॉय की वेट कैरी करेगा। टोटल वेट तो 25 है, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग इनिशियल वेट 25 है। अब इसमें हमें ऐड करना है सिल्वर। देखो अब ऑप्शन उठाओ इसको, आप ना बिल्कुल नहीं भी आता हो ना कि आपको तरीका क्या है, लेकिन जो चीजें बोल रहा है सिंपल तरीके से भी आपने की हुई है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ये सारे, ठीक है। अगर मान लो आपने 5 किलो सिल्वर ऐड किया होता तो कितना हो जाता, 30 हो जाता। 5 किलो सिल्वर यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 15 हो जाएगा। क्या ये इसका 50% है, हाँ बिल्कुल है। बताओ, फर्स्ट ऑप्शन देखते ही आपको पता चल गया कि 5 किलो सिल्वर ऐड होगा, बस मिल गया। बताओ अब इसमें कौन सा फॉर्मूला और कौन सी चीजें ऐसे हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ आपको पता तो होना चाहिए कितना सिल्वर है, कितना कॉपर है, कितना निकल है, ये तो पता करोगे तभी तो आप पता लगा पाओगे कि कितना सिल्वर ऐड होना है, ठीक है ना। तो हर चीज में ना आप ये मत सोचो कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन हमेशा कोई फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। अरिथमेटिक में बहुत सारी चीजें आती हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल से उठाई जाती हैं, जैसे इलेक्शन का क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने पीछे किया कि सेलिंग प्राइस उसका टॉफी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर रिड्यूस प्राइस का है, आप अगर मार्केट में खरीदने जाते हो तो आप देखते हो ना कितना पहले तो ये 100 रुपए किलो मिल रहा था, अब 80 रुपए किलो मिल रहा है, तो अब हमें ज्यादा मिल गया। ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन आपको उसको कनेक्ट नहीं करते कभी भी। आप हमेशा मैथ्स को बिल्कुल ना कॉन्सेप्चुअलाइज करके पढ़ते हो कि हाँ ये फॉर्मूला याद करना है तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ये फॉर्मूला नहीं हुआ तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखो, ये रियल लाइफ से सारे कनेक्ट करते हैं। हाँ एडवांस मैथमेटिक्स में ये नहीं चलता है क्योंकि उसके एग्जाम्पल रियल लाइफ में अभी नहीं आते हैं नॉर्मली, ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक के सारे आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप बेसिक कॉमन सेंस डेवलप करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 20 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। 20 आदमी 30 दिन में खत्म कर देते हैं, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। दे स्टार्टेड वर्क बट 4 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 डेज। मान लो मैन की एफिशिएंसी हमने मान ली एक ही थी, तो कितना हो गया 20 इंटू 30, यानी कि 600 हो गया टोटल वर्क। 4 आदमियों ने छोड़ दिया कितने दिन बाद, 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद, 10 दिन तक तो सारे लोग काम कर रहे हैं, 10 दिन तक 20 आदमी काम करेंगे, 10 दिन तक 20 आदमी काम करेंगे तो 200 काम कंप्लीट हो जाएंगे। 200 तो हो गए जी कंप्लीट, बचे कितने, 400 बचे हुए हैं, ठीक है। कितने आदमियों ने काम छोड़ दिया, 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो कितने बचे होंगे यहाँ पे, 16 आदमी बचे होंगे। 16 आदमी कितने दिन में काम कर लेंगे ये पूछा है। 400 काम बचे हुए हैं, 16 आदमी बचे हुए हैं, कितने दिन लगेंगे, 4 चौक 16 तो 25 एक्स्ट्रा डेज लगेंगे। ये मैन बचे हुए थे, 25 एक्स्ट्रा डेज लगने वाले हैं। पूछ रहा है हाउ मेनी डेज वुड द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। 25 दिन तो ये लग गए और 4 ये लग गए, ये रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा है, ठीक है। ये टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेज वुड द वर्क बी कंप्लीटेड, हाँ टोटल वर्क की बात कर रहा है क्योंकि 10 दिन पहले काम हो गया, 25 दिन ये काम हुआ, तो टोटल दिन कितने हो गए, 35 दिन हो गए। कहां पे दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया हुआ। ये देखो ध्यान देने वाली चीज है,
मैंने भी मिस कर दिया कि क्या बोल रहा है वो, मैंने इसको 4 कैलकुलेट कर लिया कि 4 दिन काम किया, जबकि 4 मैन छोड़ के गए थे। ठीक है ना, तो 10 दिन पहले काम हुआ, 25 दिन बाद में काम हुआ, टोटल काम पूछ रहा है वर्क कंप्लीट का कितने दिन में हो जाएगा, तो टोटल 35 दिन हो गए, 25 + 10 35। ठीक है, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जब आप रीडिंग कर रहे हो क्वेश्चन की। कभी कभी जल्दबाजी में कोई डेटा आप कोई और डेटा उतार देते हो और फिर आप देखते हो ऑप्शन में तो वो आंसर ही नहीं है, तो आप सोचते हो कुछ और हो रहा होगा, कुछ और। तो ऐसी चीजों से ना बचना है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्वेश्चन देख के समझ पाओ एक बारे में कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है XYZ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 46, 92 एंड 23 डेज। एक्स है, वाई है, जेड है। बोल रहा है 46 डेज में ये करता है, 92 डेज में ये करता है, 23 डेज में ये करता है। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। 92 2 पे, 1 पे, 4 पे। ठीक है, बोल रहा है एक्स स्टार्टेड द वर्क, एक्स ने काम स्टार्ट किया है। वाई ज्वाइंड हिम आफ्टर 7 डेज, 7 दिन तक तो एक्स अकेले काम कर रहा है, तो कितने काम कर लेगा एक्स 7 दिन में? 14 काम कर लेगा, तो 14 काम तो हो गए खत्म। ठीक है, कितने बचे? 8। यहां पे कितना बचा? 78। ठीक है, जेड ज्वाइंड देम आफ्टर 8 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि जेड कब काम कर रहा है? 8 दिन बाद आ रहा है जेड, तो यानी कि 1 दिन और काम किया है मिलके, क्योंकि 7 दिन तो देखो एक्स काम कर रहा था, 8वें दिन क्या हुआ है? एक्स और वाई ने मिलके काम किया है। ठीक है, 7 डेज एक्स ने काम किया, 8th डे एक्स प्लस वाई दोनों ने काम किया, तो 8th डे कितना काम हो रहा है? 2 और 1 3। ठीक है, 3 काम और हो रहे, तो -3 हो जाएगा, 75 बचे। ठीक है, अब आ गया कि जेड भी साथ में ज्वाइन कर गया। अब पूछ रहा है देन हाउ मेनी डेज डिड वाई वर्क, वाई ने कितने दिन काम किया ये बताना है। ठीक है, तो जेड भी काम करेगा, तो टोटल अब कितने काम करे? 4 5 6 7। ठीक है, तो ये टोटल अब कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 75/7 में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारे काम कर रहे थे तो सारे कैलकुलेट होंगे, तो वाई ने भी इतने दिन काम किया होगा। कितना हो गया ये? 10 5/7। अब ये तो निकल के आ गया, लेकिन वाई उससे 1 दिन पहले लगा था ना, तो +1 करना पड़ेगा, 11 5/7 हो गया। यही आपके वाई के दिन है। कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया? थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि डेज ढंग से कैलकुलेट करने हैं आपको। ठीक है ना? ओके है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इज कवर्ड इन 7 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 50 km/h। 7 घंटे लगाता है, स्पीड क्या है? 50 km/h की स्पीड है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 350 किलोमीटर। भाई डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है ना, ये टाइम है। बोल रहा है बाय हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज सो दैट 2 आवर्स ऑफ ट्रेवलिंग टाइम विल बी सेव्ड, यानी कि अब कह रहा है उसको 2 आवर्स बचाने हैं, तो 5 घंटे में हो जाना चाहिए। 5 घंटे में 350 किलोमीटर ट्रेवल कर ले तो स्पीड क्या आएगी? 70 km/h की स्पीड आनी चाहिए। भाई इससे डिवाइड कर लो, 70 आ गई, तो कितना इंक्रीज हो गया स्पीड में? +20 का हो गया। तो यही पूछा कितनी स्पीड इंक्रीज करोगे? 20 km/h स्पीड इंक्रीज करोगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में 70 भी दिया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं? हाँ 70 km/h स्पीड आ गई, 70 लगा के आगे बढ़ गए, लेकिन उसने पूछा इंक्रीज कितनी करी है बस। ठीक है ना, तो इंक्रीज स्पीड बतानी है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इफ राम ड्राइव्स हिज बाइक एट अ स्पीड ऑफ 24 km/h ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट लेट। इस स्पीड से चलता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। फिर कह रहा है वो 30 km/h की स्पीड से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू रीच हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 27 km/h की स्पीड से अगर वो चलेगा तो उसको कितने मिनट लगेंगे? देखो डिस्टेंस हमें नहीं पता, मान लो डिस्टेंस ये है एक्स, स्पीड क्या चल रहा है? 24 km/h की स्पीड चल रहा है। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि अगर वो 30 km/h की स्पीड से चलता, ये है। ठीक है, दोनों के बीच में गैप कितना है? भाई एक बारी 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, एक बार 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो 9 मिनट का गैप है। आवर्स में कन्वर्ट कर दोगे डिवाइड बाय 60। अब देखो किस में से किसको माइनस करेंगे ये आपको कैसे समझ में आएगा? डिस्टेंस तो सेम है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू छोटी होगी, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओगे ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9/60। ठीक है, एलसीएम ले लो, 24 × 30 ही लिख दो सीधा सीधा, एक्स कॉमन ले लो, 30 - 24 ऊपर क्या बचेगा? 6, 9/60। 30 से ये 2 पे चला गया, 2 से ये 12 पे चला गया, 6 से ये 2 पे चला गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई?
18 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस उसका था 18 किलोमीटर। पूछ रहा है कितना टाइम वो लेगा कि अगर उसकी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 18 किलोमीटर उसको चलना है और 27 की स्पीड है उसकी, तो कितना मिनट लगेगा? मिनट ही लगेंगे ऑब्वियसली बात है, घंटे तो नहीं लगने। 27 किलोमीटर होता तो 1 घंटा आ जाता। इंटू 60 करोगे मिनट करने के लिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से काट दो 20, 20 दूनी 40 मिनट आ गया। कहां पे दिया? ऑप्शन सी में। सिंपल है ये इक्वेशन। मैं हर बार बताता हूं कि आपको ध्यान में रखनी है कि इसके लिए हमेशा ना ट्रिक्स की तरफ मत जाना। ट्रिक्स क्या है ना, नहीं लगी ना तो बेसिक चीज से भी हाथ धो बैठोगे। इसलिए मैं सारी चीजें बेसिक से करा रहा हूं कि उसने बोला है दोनों बीच में गैप कितना है, हमने गैप निकाल दिया सिर्फ, और क्या करा है हमने? हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया। ये तो पता ही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? ये 5 मिनट जल्दी है, वो 4 मिनट, ये 5 मिनट लेट है, वो 5 मिनट जल्दी है। तो कितना हो गया दोनों के बीच में गैप? 9 मिनट का गैप हो गया ना। सही है, वही चीज लिखी है, उसको सॉल्व कर दिया बस। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सम 32,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली कर रहा है, यानी कि कितना? 4 क्वार्टर हो जाएंगे तो 3-3 महीने के ले रहा है वो। ठीक है, तो 3 महीना एक, फिर 3 महीना एक, फिर 3 महीना एक, 3 साल की तरह एक्ट करेगा। रेट कितना हो जाएगा? 20/3%, 3 कह रहा हूं सॉरी, 4%। क्वार्टरली की बात है ना, 4 क्वार्टर में डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो कितना हो गया? एक क्वार्टर का रेट कितना हो गया? 5% रेट हो गया एक क्वार्टर का। 32,000 समय, ट्री मेथड यूज कर लो, दिखाया। 32,000 5% के हिसाब से कितना आएगा? 320 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वो आएगा आपका कितना? 0, 5 दूनी 10, 5 से 15, 16, 1600 रुपए आ गए। फिर सेकेंड ईयर में या सेकेंड क्वार्टर में समझ लो 1600 रुपए फिर आएंगे। थर्ड क्वार्टर में 1600 रुपए फिर आएंगे। ठीक है, लेकिन इस जो क्वार्टर में है इस वाले का भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। 5% निकालो, 16 पंजे 80 हो गया इसका इंटरेस्ट। यहां पर इस दोनों का इंटरेस्ट आएगा तो 80 इंटरेस्ट इसका हो गया, एक 80 इंटरेस्ट इसका हो गया। इसका 10% 5% और निकालो, कितना हो जाएगा? 5% कितना होता है? 1/20, 20 से ये डिवाइड करो, कितना हो गया? 4। अब टोटल कर दो, अमाउंट निकालना है आपको। 32,000 ये है, 16 तिया 48, 4800 रुपए ये है, 8 तिया 24, 240 रुपए ये है, और 4 रुपए ये है। ठीक है, 4 ये आ गया, 4 ये आ गया, 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7, 37,044 रुपए का अमाउंट बन गया। कहां पे दिया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सही है, समझ में आया? रेट और टाइम कैसे किया है कैलकुलेट। 9 महीने में कितने क्वार्टर होंगे? 3 क्वार्टर ही तो होंगे, 3 समझ लिए। रेट कितना होगा एक क्वार्टर का? जब 4 क्वार्टर का रेट 20% दिया हुआ है, 4 क्वार्टर होता है ना एक साल में, पर एनम है देखो। ठीक है, तो एक क्वार्टर का कितना रेट होगा? डिवाइड बाय 4 करोगे तो 5% ही तो आएगा। समझा चुका हूं ना ये पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ए बोरोज अ सम ऑफ 90,000 फॉर 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ही लेंड्स इट टू बी 7% फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज इज गेन परसेंट? देखो यही चीज आगे जा रही है, टूट के तो नहीं जा रही। तो इसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो देख लो, इसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो देख लो। जो डिफरेंस होगा वही गेन होगा। यहां पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 5 चौक 20, 20% इंटरेस्ट मिल रहा है उसको। यहां पर कितना है? 7 चौक 28। ये जो 8% है वो ही उसका प्रॉफिट है। तो आप सीधा अगर 90,000 का 8% भी निकाल दोगे ना तो भी वही आएगा। कितना आ गया? 9872 00 7200 आंसर आ गया। यही उसका प्रॉफिट है। कहां दिया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसको आप ऐसे निकालो, 90,000 का 4 साल का 5% निकाल लेंगे, इंटरेस्ट आ गया। 90,000 का 7% का 4 साल का निकाल लेंगे, इंटरेस्ट आ गया। दोनों को माइनस कर दिया। जब आपको लास्ट में जाके ये चीज एक ही है, कॉमन ही है, तो वो एक ही चीज रखो ना उसको। आपको तो इंटरेस्ट यहां से पता चल रहा है, प्रिंसिपल कुछ भी हो एक ही है तो है। यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 20% इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 28%। दोनों में डिफरेंस कितना? 8। वही तो गेन है उसका। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा था एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 42। 12 नंबर है, उनका एवरेज 42 है, तो ये सम हो जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48, 48 और 2 50। ठीक है, 504 हो गया। द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 40। लास्ट 5 बोल रहा है 40 है, तो कितना हो जाएगा लास्ट 5 का सम?
5 इंटू 40 यानी कि 200। ये लास्ट 5 का सम है। एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 44। फर्स्ट 4 का क्या है? फर्स्ट 4 का सम है, एवरेज है 44। तो सम कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 176। लास्ट 5 ये रहे, फर्स्ट 4 ये रहे, 5 और 4 9 नंबर चले गए, 3 नंबर बचे हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है 6th नंबर, 5th नंबर और 7th नंबर में कोई रिलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो हमें ये तो पता चल जाएगा इन तीनों का सम कितना है, क्योंकि हम लास्ट के 5 हटा देते हैं, पहले 4 हटा देते हैं। कितना हो गया? ये 376 हो गया इन दोनों का सम। 376 हो गया। 504 में से 376 चला गया, कितना बचा? 8 हो गया। यहाँ पे 9 में 7 गया 2, 4 में 3 गया 1, 128। यानी कि इन तीनों का जो सम है ना, वो तो हमें पता है 128 ही है, क्योंकि यही तीनों तो बचे हुए हैं और सारे तो हट गए। अब बोल रहा है द 6th नंबर इज 6 लेस देन। 6th जो है ना, वो 6 लेस है किससे? 5th से। अगर 5th में से आप 6 घटा दोगे तो ये 6 के बराबर हो गया। यही तो बोल रहा है ना यहाँ पे, द 6th नंबर इज 6 लेस देन द 5th नंबर। 6 कम है उससे, तो 5 में से 6 घटा दोगे तो 6 नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड 5 लेस देन द 7th नंबर। 7th के साथ क्या बोल रहा है? 5 लेस है। ठीक है, तो 6th की जगह आपसे क्या पूछा है? द एवरेज ऑफ 6th एंड 7th नंबर। तो पहले नंबर तो निकालने पड़ेंगे। 6th हमें नहीं पता, 5th की जगह क्या रख दोगे? 6th प्लस 7, वो सॉरी 6, 6th नंबर प्लस 6। यहां पे क्या रख दोगे 7th की जगह? 6th नंबर प्लस 5 इज इक्वल टू 128। 6 और 5 11, उधर जाके माइनस हो जाएगा 11, तो कितना बचेगा? 117। 3 टाइम्स 6th नंबर हो गया। 6th की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3 9, 3 9 27। 6th की वैल्यू आ गई 39। यहां से 5th की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? निकालो। 5th की निकालनी है क्या? 6th एंड 7th, 7th की निकालनी है तो इस वाले में पुट कर लो। 6th की वैल्यू है 39 इज इक्वल टू 7th नंबर माइनस 5, तो 5 उधर प्लस हो जाएगा तो 44 हो गया। 7th नंबर है आपका 44, 6th नंबर है 39, दोनों का एवरेज पूछा है। प्लस करोगे 40 और 30 70, 80 83, 83 बटे 2 आपका आंसर आएगा। कितना हो जाएगा? 41.5। ठीक है, कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सही है, एवरेज का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता भी है, कई बार नहीं होता है। ठीक है, तो देख के चलना है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बस ये है कि जो डेटा दिया होता है ना, उसको ठीक से समझ लो, डेटा ठीक से उतार लो, इसमें से क्या चीज हटा के क्या चीज मिल रही है वो समझ में आनी चाहिए बस आपको। ठीक है, समझ में आया? 6 नंबर का रिलेशन लिख दिया, देखो यहाँ ये रिलेशन लिखे हुए हैं जो बोला गया है, उसी से हमने इस वैल्यू पुट करी और 6th की वैल्यू निकाल ली, फिर 7th की वैल्यू निकाल ली, दोनों का एवरेज पूछा, एवरेज निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है टायर हैज 2 पंचर, फर्स्ट पंचर अलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 45 मिनट। फर्स्ट वाला क्या करता है? 45 मिनट में पंचर कर देता है, पूरा फ्लैट कर देता है टायर को। सेकंड वाला क्या करता है? 90 मिनट में फ्लैट कर देता है। इफ एयर लीक्स आउट एट कांस्टेंट रेट देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर बोथ द पंक्चर टुगेदर टू मेक द टायर फ्लैट। दोनों साथ में मिलकर कितनी देर में फ्लैट कर देंगे टायर को? एलसीएम लोगे, वही टाइम एंड वर्क का पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन की तरह का है ये क्वेश्चन। 2 और 1 दोनों मिलके कितना यूनिट एयर निकाल रहा है? 3 यूनिट। 90 यूनिट निकालने में कितना लगेगा? 30 मिनट। कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन ए। सिंपल है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जैसा ही है। सही है ना? इतने दिन में इतना काम करता है, इतने दिन में इतना काम करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, वही चीज है, बस यहाँ पे टायर और पंक्चर बोल रहा है उस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 35 मैन कैन फिनिश वर्क इन 6 डेज। 35 आदमी 6 दिन में काम खत्म कर देते हैं, ये हो गया टोटल वर्क। अगर आप मैन की एफिशिएंसी 1 मान लेते हो तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 3 6 18 और 3 21, 210 हो गया टोटल वर्क। पूछ रहा है देन हाउ मेनी डेज कैन 7 मैन, 7 आदमी डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। इसका आधा, इसका हाफ कितना होगा? पहले तो ये पता करो कितना हो गया। 105। कितने आदमी काम करना है? 7 आदमियों को करना है। कितने दिन लगेंगे? 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? भाई टोटल 35 आदमी थे, बाद में बोल रहा है 7 आदमी काम कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन उन 7 आदमियों को आधा काम खत्म करना है। हमें टोटल वर्क पता था 210 है,
तो आधा करेंगे तो 105 करेंगे। 105 काम करने के लिए 7 आदमियों को कितने दिन लगेंगे? 105/7। आंसर कितना आ गया? 15 दिन लगेंगे। समझ में आया? टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत वैरायटी के बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट घूम फिर के वही लग रहा होता है। टोटल वर्क पता चल जाए, एफिशिएंसी पता लग जाए, बस हो जाता है काम। ठीक है ना? इसी चीज पे फोकस करना है कि आप टोटल वर्क और एफिशिएंसी को कितना अच्छे से समझ पा रहे हो। लैंग्वेज तो आप हजारों करोड़ों तरह की बन जाएंगी, उसको देख के ये मत समझना ये वाला टाइप है वो वाला टाइप है। आपको जितना अच्छे से ये समझ में आता है कि एफिशिएंसी क्या चीज होती है, टोटल वर्क क्या चीज होता है, अगर वन डे वर्क निकालना है वो कैसे निकलेगा, टोटल एक्यूमुलेटिव वर्क निकालना है वो कैसे निकलेगा। ठीक है ना? वो सारी चीजें समझने पे ध्यान दो। वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना आपका दिमाग में, तो कैसे ही स्टेटमेंट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। ठीक है? किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है? और जल्दी ही कोर्स खत्म कर लेंगे, महीने भर से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, अगर थोड़ा बहुत लगेगा तो देख लेंगे। उसके बाद ना स्टार्ट करेंगे आई थिंक 750 क्वेश्चन की सीरीज, या मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन की। ये जिसने कर लिया मतलब आप समझ के चलो 80% से 90% पेपर ना इसी में से आएगा। इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन करूंगा मैं, इस तरह से समझाऊंगा ये सारी चीजें। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, उस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कैसे सॉल्व हो रहा है, वो क्या चीज बोल रहा है, वो चीज समझने की कोशिश करेंगे, मेंटालिटी समझने की कोशिश करेंगे, एसएससी क्वेश्चन पूछता किस हिसाब से है। ठीक है? तो आपका 80 to 90% वहां पे कवर हो जाएगा सिलेबस, कि आपका पेपर ही उसी 750 क्वेश्चन में से बने। अगर कोई बच्चा पूरा रैपिड मैथ नहीं कर पाता है, अगर वो 750 क्वेश्चन भी कर लेगा ना, तो भी उसका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है ना? तो इसकी प्रिपरेशन करेंगे ये, लेकिन तब करेंगे जब प्री आने वाला होगा, उससे 1 महीना पहले के आसपास करेंगे। ठीक है? तो 750 क्वेश्चन में ही पूरा मैथ निपटाने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें समझ के करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो वहां पे देखते हैं। और फिर ये तो चलता ही रहेगा अभी, ये जैसे ही खत्म होता है कोशिश करते हैं, फिर मॉक्स भी कर रहे हैं साथ में। मॉक्स की प्रैक्टिस के बिना कैसे होएगा? ये सीरीज तो चलेगी चलेगी, मॉक्स भी चलेंगे। ठीक है ना? तो देखेंगे कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी रखनी है इन क्वेश्चंस की और इसकी, लेकिन मैनेज हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके मॉक्स की प्रैक्टिस भी कराएंगे और कुछ एक सीरीज ऐसे लाएंगे कि 750 क्वेश्चन में आपका पेपर बिल्कुल ही सेट हो जाए उसी क्वेश्चन में से। ठीक है? आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।